तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से अधिक उम्र वालों को भी कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की थी। 1 मई से यह प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। केंद्र की घोषणा के बाद बिहार की नीतीश सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र वालों को फ्री में वैक्सीन देने की घोषणा की है, लेकिन वैक्सीन की अनुपलब्धता की वजह से बिहार में 1 मई से यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। विभाग की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण 9 मई 2021 से शुरू होगी। यह टीका लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि खुद को पंजीकृत करें और कोरोना टीकाकरण के लिए अपने स्लॉट बुक करें। बिहार सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की 3.5 लाख खुराक प्राप्त कर ली है, जो 9 मई यानी कि आज से शुरू की जाएगी। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में राशन कार्ड वाले लोगों को आज से फ्री में राशन मिलेगा। इसको लेकर सरकार ने सभी जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। खबर के मुताबिक बिहार के सभी जन वितरण केंद्र पर बिना पैसा लिए आज से सरकारी राशन बांटा जाएगा। आप जन वितरण केंद्र पर जाकर फ्री में राशन का लाभ उठा सकते हैं तथा बिना किसी प्रकार के पैसे दिए आप राशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। आपको बता दें कि बिहार में राज्य सरकार की ओर से लोगों को 5 किलो फ्री में राशन मई महीने में मिलेगा, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून में प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलोग्राम राशन अलग से फ्री में दिया जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को राज्य सरकार का 5 और केंद्र सरकार का 5 किलो मिलाकर 10 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। दोस्तों बिहार के गांव में रहने वाले लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए सरकार द्वारा सभी घरों में 6 मास्क का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में इन मास्क के निर्माण की जिम्मेवारी जीविका की महिलाओं को दिया गया है। पूर्णिया जिला में 558 महिलाएं इस काम में जुड़ी हुई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट यानी कि जीविका की दीदियां आपदा को अवसर में तब्दील करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे कि आर्थिक स्वावलंबन के साथ कोरोना को मात दिया जा सके। जीविका दीदियों के द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार में प्रभावी रोकथाम वाले उच्च स्तरीय मानक वाले डबल लेयर मास्क का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। कई जगहों पर जीविका दीदी द्वारा लगातार मास्क बनाया जा रहा है। मास्क के निर्माण के बाद पंचायतों में प्रत्येक परिवार को 6 मास्क पहुंचाए जा रहे हैं। पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि मास्क निर्माण कार्य में फिलहाल 558 महिलाएं लगी हुई है। इससे न केवल उन्हें रोजगार मिल रहा है, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए मास्क भी लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। दोस्तों कोरोना कहर के बीच बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है। विभाग ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल मेडिकल ऑफिसर पद के लिए करीब 6400 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन रिक्तियों के लिए आवेदक 24 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक आवेदक दोनों पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 मई तक भर सकते हैं। इन दोनों पदों पर फॉर्म भरने के लिए MBBS और PG की डिग्री अनिवार्य होगी। विभाग की ओर से कुल 6338 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि PMCH ने अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया है। ये मरीजों के लिए राहत की खबर है। राज्य में ऑक्सीजन सप्लाई लगातार बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में PMCH के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर हॉस्पिटल प्रबंधक ने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट से फिलहाल केवल 50 सिलेंडरों को रोजाना भरा जा सकता है। आपातकाल की स्थिति में PMCH को दूसरे प्लांट पर आश्रित नहीं रहना होगा। जल्द ही लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट भी हो जाएगा। इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमला और हत्या की घटनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS ने गंभीर रुख अपनाया है। RSS ने केंद्र सरकार से बंगाल में शांति कायम करने के लिए हर संभव कदम उठाने की अपील की है। RSS ने कहा है कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद अनियंत्रित तरीके से राज्यव्यापी हिंसा न केवल निंदनीय है बल्कि पूर्व नियोजित भी है। RSS के सरकार्यवाह ने शुक्रवार को कहा है कि हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वे बंगाल में शांति कायम करने के लिए आवश्यक
तक हर संभव कदम उठाएं और सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार भी इसी दिशा में कार्रवाई करे। जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में समाज विरोधी शक्तियों ने महिलाओं के साथ बर्बर व्यवहार किया, निर्दोष लोगों की हत्याएं की, घरों को जलाया गया, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों दुकानदारों को लूटा एवं हिंसा के फलस्वरूप अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बंधुओं सहित हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं और प्राण मान रक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इंडियन, भारत गैस और एचपी के ग्राहक हैं और आपको एलपीजी सिलेंडर बुक करनी है तो फिर आप बड़ी आसानी से इसे बुक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी, एलपीजी गैस सिलेंडर बुकिंग में अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। ग्राहक चुटकियों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग व्हाट्सएप एसएमएस के जरिए कर सकते हैं। गैस कंपनी अपने उपभोक्ताओं के आराम के लिए कई सुविधा देती है। जी, ग्राहक गैस एजेंसी या फिर डीलर से संपर्क करके बुकिंग कर सकते हैं। जी, इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं या फिर कंपनी के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज भेजकर एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह व्हाट्सएप के जरिए इंडियन, एचपी और भारत के ग्राहक एलपीजी सिलेंडर आसानी से बुक कर सकते हैं। यह इंडियन के ग्राहक 7718955555 पर कॉल करके एलपीजी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर भी रिफिल लिख करके 7588888824 पर भेजकर भी सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह ग्राहकों को केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही संदेश भेजना होगा। भारत गैस ग्राहकों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 1800224344 से बुक या फिर 1 टाइप करके भेजना होगा। इसके बाद आपका बुकिंग रिक्वेस्ट गैस एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाएगा और आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर एक्सेप्ट का अलर्ट मिलेगा और आपका काम हो जाएगा। वहीं एचपी ग्राहक 9222201122 पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजकर एचपी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। यह ग्राहक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज भेजें। दोस्तों, जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह उनका संबंध गया से था। 26 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के अस्पताल IGIMS में भर्ती कराया गया था। यह शनिवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। इधर DAV पटना जोन के डायरेक्टर US राय का शुक्रवार की रात राजधानी की एक निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया। यह वह पिछले 25 वर्षों से DAV समूह में अपनी सेवा दे रहे थे। दोस्तों, भीषण आपदा के समय में भी अपने दफ्तर के कैंपस में 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस छिपा कर रखने वाले बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का अमानवीय खेल उजागर हो गया है। जी हां, राजीव प्रताप रूडी का अमानवीय खेल उजागर होने के बाद पप्पू यादव को वहीं पर चुनौती दे दी थी। इसके बाद पप्पू यादव ने उन्हें ललकारा है। जी हां, पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें रूडी की चुनौती स्वीकार है, ये बताएं कि कहां आदमी भेजना है। पप्पू यादव ने कहा है कि माननीय रूडी जी सम्मान के साथ चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। आपको ड्राइवर नहीं मिल रहा है तो फिर सारण पटना जहां चलाना चाहते हैं सभी एम्बुलेंस उपलब्ध कराएं। मैं 70 ड्राइवर भेजता हूं। यह कोरोना मरीज को फ्री में सेवा दी जाएगी। घटिया राजनीति नहीं बल्कि कर्ता सेवा और जिंदगी बचाने को लड़ रहा हूं। देर रात प्रेस से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राजीव प्रताप रूडी से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर कोई महामारी के इस भीषण दौर में एम्बुलेंस को छिपा कर रखेगा तो वह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दरअसल बात यह है कि पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण जिले के अमनौर के पास एक कैंपस में छापा मारा। यह कैंपस छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का कार्यालय बताया जा रहा है। इस कैंपस में राजीव प्रताप रूडी के कई होर्डिंग बैनर के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र का भी बोर्ड लगा था। इसी परिसर में कवर से ढक कर रखे 30 से ज्यादा एम्बुलेंस रखे गए थे। पप्पू यादव ने उस कैंपस में छापा मारा और कैमरा के सामने दिखाया कि किस तरीके से एम्बुलेंस को स्टोर करके सांसद के कैंपस में रखा गया था। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, वह भी तब जब पूरे बिहार में कोरोना पेशेंट एम्बुलेंस के लिए त्राहिमाम कर रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना से संक्रमित हो गई है। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने एक दिन पहले कोरोना टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि वे घर में क्वारंटाइन हो गई है और डॉक्टर्स की सलाह ले रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना के लक्षण होने के बाद उन्होंने जांच करवाई थी। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफी थकी हुई और कमजोर महसूस कर रही थी। मेरी आंखों में हल्की जलन हो रही थी। मैं हिमाचल जाने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना चाहती थी और कल करवाया और आज इसका रिजल्ट आया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई हूं। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि संक्रमण मेरे शरीर में पार्टी कर रहा है।
कोरोना की दूसरी लहर से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। जी हां, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, वहीं इस महामारी से कई लोगों की जान भी जा चुका है। जी हां, अब आपदा की घड़ी में राजनीति भी तेज हो गई है। जी हां, इस महामारी के दौर में राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। जी हां, कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर हैं, तो कभी विपक्ष दल सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। जी हां, राजनेताओं का हमला ट्विटर पर भी जारी है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू की बयानबाजी ओछी राजनीति है। संकट के समय में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की बयानबाजी दवा और ऑक्सीजन की कालाबाजारी से भी अधिक खतरनाक है। जी हां, कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। बीहेटा में सेना ने विशेष कोरोना अस्पताल शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी विपदा की घड़ी में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव नकारात्मक बयान देकर कोरोना योद्धाओं का मनोबल गिरा रहे हैं। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महामारी के समय ओछी राजनीति करना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, कोरोना के मामले को बेतहाशा बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने की अपील की है, सलाह दी है। इसके अलावा शुक्रवार को जनता से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में मौजूद उड़ानों से वे स्वदेश लौट आए। दोस्तों, बिहार के गया जिले में एक कुत्ते की मालकिन के प्रति स्वामी भक्ति को देखकर लोग दंग रह गए। यहां मालकिन के दुनिया से चले जाने के बाद यानी कि निधन के बाद जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर बैठकर कुत्ते ने लगभग 4 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर इंतजार किया। इस दौरान कई लोगों ने उसे हटाना चाहा, लेकिन कुत्ते ने सभी को भौंकते हुए भगा दिया। जी हां, यह मामला गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के सत्संग नगर का है। यहां रहने वाले भगवान ठटेरा की पत्नी की 1 मई को अचानक मौत हो गई थी। मृतका का राम मंदिर घाट पर मोहर नदी के पास अंतिम संस्कार किया गया। जहां अंतिम संस्कार में परिजनों के साथ कुत्ता भी आया था। जहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी लोग वापस लौट गए, लेकिन कुत्ता वहीं पर बैठा रहा। जहां वह भूखा प्यासा बैठकर मालकिन का इंतजार करता रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार शुरुआत में तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब कुत्ता लगातार 4 दिनों तक वहां पर बैठा हुआ दिखा तो लोगों ने उसकी खोज खबर ली। स्थानीय लोगों के अनुसार बेजुबान जानवर अपनी मालकिन की मौत से इतनी दुखी था कि अंतिम संस्कार वाले स्थान से ही हटना नहीं चाह रहा था। जब कुछ लोगों ने जब उसे वहां से हटाना चाहा तो उन पर भौंकना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसके लिए खाना रखा, लेकिन उसने कुछ खाया भी नहीं। दोस्तों, देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। जो लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ाई गई है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कई मुख्यमंत्रियों ने तो अपने राज्यों में लॉकडाउन लगा रखा है। तो आइए जानते हैं कि किन राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन का समय 10 मई तक बढ़ा दिया है, यानी कि कल तक लास्ट डेट है। 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन जारी है। दूसरा नंबर पर है महाराष्ट्र। जी हां, कोरोना संकट के बीच 15 मई तक पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। प्रतिबंधों के विस्तार का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने 28 अप्रैल को लिया था। उसके बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। यह शादियों में मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। 7 मई से सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, सिनेमा हॉल, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। चौथा नंबर पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सप्ताहांत के लॉकडाउन को बढ़ा दिया है जी, और 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है जी। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में 10 मई तक के लिए लॉकडाउन है। आपको बता दूं कि स्थानीय सरकार ने 3 मई से इसकी घोषणा की थी। उसके बाद बात करते हैं बिहार की। तो बिहार सरकार ने 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन की घोषणा की है। उसके बाद बात करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा सरकार ने 15 मई से राज्य में 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। 8वें नंबर पर है झारखंड। तो झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 13 मई तक बढ़ा दिया है। 9वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में 15 मई तक एक सख्त जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन के कारण 17 मई को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 17 मई की सुबह 6 बजे
बजे तक के लिए 10 दिनों की कर्फ्यू की घोषणा की है। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 18 मई तक राज्यव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है। अंत में बात करते हैं तमिलनाडु की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। जो तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में 10 मई से अगले 2 सप्ताह तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। यानी कि तमिलनाडु में 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इधर केरल की बात करें तो केरल सरकार ने भी पूरे राज्य में आज से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। जो कुछ राज्यों ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है तो कुछ राज्यों में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई जारी है। ऐसे में बिहार की शिक्षा परियोजना परिषद यूनिसेफ की मदद से दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई जारी रखने का प्रयास कर रहा है, यानी कि डीडी के माध्यम से। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं चलाई जाएगी। यह दूरदर्शन के बिहार चैनल पर 10 मई से कक्षाएं शुरू होगी। यह प्रत्येक कक्षा 16 से 17 मिनट की होगी। 1 घंटे में अलग अलग विषय की 3 कक्षाएं चलेगी। इसके लिए डिजिटल पाठ्यक्रम तैयार करने में यूनिसेफ की मदद ली गई है। आपको बता दें कि डिजिटल कक्षाओं के माध्यम से 8000 विद्यालयों के तकरीबन 36 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सीएम नीतीश कुमार की ओर से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह साथ ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब पटना का महावीर मंदिर भी शामिल हो गया है। जी हां, कोरोना से जंग लड़ने के लिए पटना महावीर मंदिर न्यास समिति ने 40 बेड के कोविड अस्पताल की शुरुआत कर दी है। यह मंदिर न्यास समिति की ओर से शुरू किए गए अस्पताल में सरकारी दर पर कोरोना मरीजों का इलाज हो सकेगा। जी हां, महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इस अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के साथ साथ अमेरिका में कोविड अस्पताल चला रहे बिहार मूल के डॉक्टर भी अपनी सेवाएं देंगे। जी किशोर कुणाल ने बताया कि हॉस्पिटल के लिए पटना महावीर मंदिर न्यास समिति की ओर से 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। किशोर कुणाल ने संस्थानों के डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज समर्पण भाव से करने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार महावीर मंदिर न्याय समिति ने यह निर्णय लिया है कि कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले चिकित्सकों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों का महावीर मंदिर में सम्मान किया जाएगा। दोस्तों, रमजान का बरकतों वाला मुबारक महीना अब खत्म होने ही वाला है। जी अलविदा हो चुका है और अब ईद उल फित्र आने वाली है। ईद को कुछ लोग मीठी ईद भी कहते हैं। जी इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक शव्वाल महीने की पहली तारीख को ईद उल फित्र कहा जाता है। एक महीने के रोजे पूरे होने के बाद यह खुशी का मौका होता है जब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मनाते हैं। जी ईद का त्योहार चांद देखकर मनाया जाता है। ऐसे में ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा ये चांद देखकर ही तय होगा। यानी कि अगर 12 मई को चांद दिख गया तो फिर 13 मई को ईद मनाई जाएगी। अगर 13 मई को चांद नजर आया तो ईद 14 मई को मनाई जाएगी। हालांकि बीते साल की तरह इस साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए मस्जिदों में सीमित लोग ही जा सकेंगे। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के इस समय गले मिलना और कोई आयोजन करना भी संभव नहीं होगा। बहरहाल खुशियों का यह त्योहार ईद हर साल मीठे पकवान, सेवैयां आदि बनाकर और दोस्तों परिचितों से गले मिलकर मनाया जाता है। भाईचारा का संदेश देते हुए खास दिन अपने हो या फिर गैर सब गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। जी हां, ईद उल फित्र के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए जाते हैं, जहां सब कई सफों में इकट्ठा होकर अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपने रब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें अपने अल्लाह की ओर से रमजान के पाक महीने में इबादत करने का मौका मिला। इस मौके पर मुसलमान अमन, चैन और सबकी बेहतरीन की दुआ मांगते हैं, जो दुआएं करते हैं। इसके अलावा ईद के इस मुबारक महीने पर गरीबों बेसहारा लोगों को ज़कात फित्रा भी दी जाती है। दोस्तों, बिहार में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी इरादा है। इथेनॉल के बाद ऑक्सीजन पॉलिसी लाने वाला बिहार पहला राज्य है। यह कोरोना काल में पीड़ितों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि वे इस दिशा में आगे आएं। ये बातें हम नहीं बल्कि शुक्रवार को बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से आयोजित एक वर्चुअल संवाद में कही है। उन्होंने कहा कि बीएडा से जमीन लेकर भी अनेक उद्यमी उद्योग नहीं चला रहे हैं। उन्हें जमीन छोड़नी पड़ेगी, सख्त बरती जाएगी। इथेनॉल यूनिट लगाने पर 90% तक एसबीआई से लोन मिल सकेगा। ऑक्सीजन के 11 प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। उद्यमियों को 30% सब्सिडी दी जाएगी।
दोस्तों कल यानी कि शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का आयोजन किया गया। जहां प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए इसका आयोजन हर साल किया जाता है। जहां केंद्र और राज्य सरकार समेत पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संस्थाएं प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। जहां भागलपुर और आसपास के जिले प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श स्थान है। गंगा व कोसी समेत विभिन्न पहाड़ी नदियां, तालाब, चौर और सुदूर खेत बरियार में सालों भर 80,000 से 1 लाख की संख्या में प्रवासी पक्षियों का जुटान रहता है। पर्यावरण और वन विभाग की माने तो भागलपुर और आसपास के जिलों में हर साल 5 लाख से अधिक प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगता है। खासकर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी वाले देश से पक्षी अपने शिकार की तलाश और प्रजनन के लिए गंगा और कोसी के बछार में पहुंचते हैं। इनमें 150 से अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां शामिल होती है, जबकि पूरे बिहार में 350 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं। इनमें क्रेन, हेरो, बगुला, गुरूर, बत्तख समेत विभिन्न प्रजाति के पक्षी शामिल है। दोस्तों बिहार सरकार कोरोना की लड़ाई में अस्पतालों की व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रति जिला परिषद औसतन 3 से 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जिला परिषद सदस्य अपने अपने कोटे से जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अस्पताल के लिए फंड आवंटित कर सकेंगे। केंद्र सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दी गई 15वें वित्त आयोग राशि जिलों को आवंटित करने के लिए पंचायती राज विभाग फॉर्मूला तैयार कर रही है। पटना, गया और दरभंगा जैसे बड़े जिलों को और ज्यादा राशि मिलने की संभावना है। राज्य मंत्री सम्राट चौधरी बताया कि राज्य का आवंटन जिलों की आबादी के हिसाब से किया जाएगा। ऐसे में औसतन 3 से 5 करोड़ रुपए तक प्रत्येक जिलों को आवंटन किया गया जाएगा। जब पटना, गया और दरभंगा जैसे बड़े जिलों को और ज्यादा राशि मिलने की संभावना है। यह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पंचायतों में 12 करोड़ मास्क बांटने का निर्देश दिया है। जी हां, विभाग ने इसके लिए राशि भी आवंटित कर दिया गया है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन आदि की कमी आ रही है। जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एसकेएमसीएच में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। इससे उसके परिजन भी बेबस हैं। गंभीर स्थिति में पहुंचने वाले मरीजों को तो भर्ती करने से पहले पूछा जाता है कि वे ऑक्सीजन साथ लेकर आए हैं या फिर नहीं। जो मरीजों के अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नहीं आते हैं उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है। यदि मरीजों की ऑक्सीजन का स्तर कम है और उनके पास सिलेंडर नहीं है तो उन्हें दूसरे अस्पताल जाने के लिए कहा जाता है। इसकी वजह बताई जा रही है कि कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस तरीके के हालात तब है जब सबसे अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई एसकेएमसीएच में की जा रही है। सबसे अधिक रेमडेसिविर की सप्लाई भी इस अस्पताल में की जाती है। इसके बावजूद भी कोरोना मरीजों को सुविधा नहीं दी जा रही है। दोस्तों बिहार में कोरोना कहर बरपा रही है। इस बीच प्रदेश के मदरसा शिक्षकों के साथ नियोजित शिक्षक वेतन को लेकर परेशान हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह राहत देने वाली है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अल्पसंख्यक और मदरसा के शिक्षकों को ईद से पहले और 1-2 हफ्ते के अंदर अन्य सभी शिक्षकों के वेतन दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री की इस घोषणा से 3 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राहत मिलेगी। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी की प्रशिक्षण केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस मामले में उनसे मिली चुनौती का करारा जवाब देते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को 40 लाइसेंसधारी ड्राइवर खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को जहां भी एम्बुलेंस ड्राइवर की जरूरत हो वे ले जाए। इसके लिए उन्होंने जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र का नंबर भी जारी कर दिया और कहा कि सरकार इन ड्राइवरों को सरकारी नौकरी भी दे। साथ ही उन्होंने महामारी एक्ट के तहत भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। दोस्तों रोहतास जिले के डेहरी अंसोल में पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी का नाम विकास कुमार है। उसके पास से 91 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह छापेमारी स्टेशन रोड में विकास ट्रेडर्स नाम की एक दुकान पर की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि डेहरी के स्टेशन रोड स्थित विकास ट्रेडर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की जा रही है। यह सूचना देने वाले ने बताया कि यहाँ ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 30 से 35 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। यह सूचना पर एसडीओ और एसएसपी ने दल बल के साथ छापेमारी करके विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को इसके अलावा दुकान से 129 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि पश्चिम बंगाल से रिफिलिंग करके ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए थे। एक सिलेंडर को 30 से 35 हजार रुपए में बेचा जा रहा था।
दोस्तों बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच विपक्षी दल राजद ने नीतीश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, राजद ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से कोरोना के बढ़ते कहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है और इस्तीफा की मांग की है। जी हां, राजद नेताओं ने उसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलाया है। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा कर रखी है। यह ना तो समय पर इलाज पा रहा है और न ही मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मिल पा रहा है। लेकिन इस बीच केरल से एक इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है, जहां कोरोना वॉरियर्स ने एक मरीज को हालात बिगड़ते देखकर उसे बाइक पर बिठाकर हॉस्पिटल तक ले गए। समय रहते हुए उनकी जिंदगी बचा ली गई। यह राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इन वॉलंटियर्स की जमकर तारीफ की है। दोस्तों कोरोना कहर ने जनजीवन को हर स्तर पर प्रभावित किया है। जिंदगी और रोजगार बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक युवा ने कचरा प्रबंधन का विकल्प तैयार किया है। जी हां, रामदयालु नगर निवासी इंजीनियर के छात्र सत्यम कुमार जो 21 साल के हैं, उन्होंने प्लास्टिक कचरे से ईंट तैयार किया है। जी हां, ये सामान्य ईंट से अधिक मजबूत है। उनका प्रयोग अभी शुरुआती चरण में है, मगर उम्मीद की एक किरण जगी है। वह सिविल शाखा में तीसरे वर्ष के छात्र हैं। पहले साल की पढ़ाई सही से तो हो गई, इसके बाद कोरोना कहर से कॉलेज बंद हो गया। कचरा प्रबंधन का प्रोजेक्ट घर पर ही पूरा करना था। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, मगर प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं हो पाया था। इस दौरान उन्होंने देखा कि घर के आगे लोग कचरा फेंकते थे और बाद में उसे जला देते। घर में ही स्कूल चलाने वाले पिता संजय कुमार ने पुत्र से इसका उपाय ढूंढने को कहा। उन्होंने इसी से प्रोजेक्ट पूरा करने की सोची। कचरे में से कुछ पॉलिथीन निकाले, उसे घर में ही चूल्हा पर पिघलाया। कुछ छोटे स्टोन चिप्स और बालू मिलाया, एक सांचे में ढालकर ईंट का आकार दे दिया। सत्यम की माने तो स्टोन चिप्स से ईंट में कंप्रेसिव मजबूत मिली है। बालू के कारण बने छिद्र से इसमें नमी नहीं आएगी। एक ईंट के लिए करीब 1.5 किलो प्लास्टिक कचरा, 250 ग्राम बालू और स्टोन चिप्स की कुछ टुकड़े की जरूरत होती है। दोस्तों बिहार में कोरोना के साथ साथ राजनीति भी चरम पर है। जी हां, राजनेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। जेडीयू नेता ने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को करारा जवाब दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि जनता ने भ्रष्टाचारियों को फिक्स्ड कर दिया और जनादेश के साथ स्पष्ट कर दिया है कि घोटालेबाजों के साथ उसे फ्रेंडली नहीं रहना है। उधर जदयू एमएलसी और बिहार सरकार में मंत्री रहे नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव को जवाब देते हुए कहा कि न मन से सोचे और न ही जन की सोची। लालू जेल में सीखा सिर्फ अब भड़ंस। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने लिखा है कि लालू ने जेल से छुट्टे ही ट्विटर थामा, लिखा गद्दारी शब्द। न मन से सोचे और न ही जन की सोची, जेल में सीखा सिर्फ अब भड़ंस। वेद पुराण पढ़ते, गुनियों की संगत करते या फिर रमाते धुन, घोटालों की गुरुजी हो गए हैं राजनीतिक गुण। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। बीते कुछ दिनों से हर दिन संक्रमितों की संख्या 4 लाख पार की जा रही है। ऐसे में कोरोना को तीसरी लहर का भयावहता को लेकर वैज्ञानिक अभी ही चिंतित है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखकर वैज्ञानिक अभी से लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देश के वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस रफ्तार से कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है, उससे इसकी तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि तीसरी लहर को लेकर काफी सचेत रहना होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने भरपूर तबाही मचाई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्पतालों को बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। ऐसे में हम कोरोना की तीसरी लहर को झेलने की हालात में बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार के शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर विजय राघवन ने साफ कर दिया है कि अभी की परिस्थिति को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। ऐसे में सिर्फ सावधानियां बरतकर इसे बचा जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी, इस पर वैज्ञानिकों ने कुछ खास तो नहीं कहा है, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि अगर जरूरी सावधानी बरती जाए तो फिर कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चिंता कई प्रकार की है। बिहार के गांव में गेहूं की कटनी के बाद ठंडल जलाने को लेकर जागरूक करने और फिर सख्ती बरतने वाली टास्क फोर्स की सुस्ती से बेतहाशा प्रदूषण बढ़ रहा है। यह टास्क फोर्स की टीम जहां कोरोना के डर से डुबकी हुई है, वही किसान खेतों में धरल्ले से ठंडल जला रहे हैं। यह किसानों के सामने मजदूरों की किल्लत और फिर मानसून के करीब आने का खौफ है। बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर किसानों को धान की बुआई में जुट जाना है। ऐसे में किसान मशीन से
गेहूं की कटाई करने के बाद ठंडल जला दे रहे हैं। ये स्थिति तब है जब सरकार ने फसल अवशेष को खेत में जलाने वाले किसानों को कई सुविधाओं से वंचित करने का सख्त प्रावधान कर रखा है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर लगातार देश में कोहराम मचा रही है, लेकिन इसी के साथ ही देश में कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसे अब 18+ यानी कि 18+ उम्र के लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। देश में हर रोज लाखों लोग संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से रिकवर मरीजों के मन में यह सवाल पैदा हो रहा है कि वे कब और कैसे वैक्सीन लगवा सकते हैं। क्या कोरोना से रिकवर मरीजों के वैक्सीनेशन के लिए कोई खास निर्देश है? जी हाँ, हम आपके हर ऐसे सवाल का जवाब देंगे। यह डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना से रिकवर मरीजों को वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 6 हफ्तों का इंतजार करना जरूरी है, और यदि कोरोना से रिकवर हुए मरीजों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया है तो दूसरा डोज लगवाने के लिए भी मरीजों को 6 हफ्तों का इंतजार करना जरूरी है। यह इंतजार करना ही होगा। यह डॉक्टर कहते हैं कि जिस दिन मरीज के लक्षण खत्म हो जाते हैं उसके 6 से 8 हफ्तों के बाद मरीज टीका लगवा सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना मरीज के टीकाकरण की प्रक्रिया भी आम टीकाकरण की प्रक्रिया की तरह ही होती है। दोस्तों, कोरोना महामारी से भारत के अंदर लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। जो कोरोना की दूसरी लहर ने सुनामी का रूप ले लिया है, जिससे देश में भयावह स्थिति बनी हुई है। यह संकट के इस दौर में सियासत भी अपने चरम पर है। यह दिनों दिन संक्रमण के बिगड़ते हालात को लेकर जहां सरकारें लगातार कदम उठा रही है, तो वहीं विपक्ष नाकामियों को लेकर हमलावर है। यह विपक्ष खासकर केंद्र की मोदी सरकार को संकट से निपटने में विफल करार देते हुए घेर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने आज भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के बीच जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि जनता के प्राण जाए पर पीएम मोदी की टैक्स वसूली ना जाए। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने #जीएसटी का इस्तेमाल किया है, यानी कि राहुल गांधी ने यह बात जीएसटी को लेकर कही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आखिरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की पहली किस्त किसानों को मिलने जा रही है। केंद्र सरकार के कई मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार पर इस योजना को ना लागू करने को लेकर कई बार तंज कस चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार लिखता है कि राज्य के लाभार्थी किसानों को 2000 रुपए की पहली किस्त 14 मई से मिलनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अखबार को एक सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पीएम किसान के लाभार्थियों के सीधे उनके बैंक खाते में रकम जमा करने के फैसले को अनुमति दे दी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।